वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 17 अगस्त 2021 और 17 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल मिलाकर 23 पुलिस कर्मियों या फिर पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए आज है 17 अगस्त 2021। तो आज है 17 अगस्त 2021 और 17 अगस्त को प्रत्येक वर्ष इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1945 में इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आज़ादी मिली थी। ये भी पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। अब चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार कृषि कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो भागलपुर, आरा और पटना, ये 3 जिले हैं जहाँ पर कृषि कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बता दूं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पर देखिए दिवस लिखा गया, तो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में 3 नए कृषि कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि सबौर भागलपुर में कृषि जैविक तकनीकी कॉलेज, आरा में कृषि अभियंत्रण कॉलेज और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपको ध्यान रखना, ये तीनों कृषि कॉलेज जो होंगे ये सबौर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। भागलपुर, आरा और पटना, ये 3 जिलों में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी और सारे जो मतलब ये तीनों जो कृषि कॉलेज होंगे ये सबौर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले में मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी चंपारण इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार में पहली बार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित किया गया और इसका आयोजन 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोती झील में किया गया था और इसका शुभारंभ डीएम सिरसत कपिल अशोक और एसपी नवीन चंद्र झा ने झंडा दिखाकर किया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। एक वीडियो में ऐसा मुझे कंफ्यूजन वाला कमेंट देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप लोग समझ लेते हैं कि मोतिहारी भी एक जिला है और पूर्वी चंपारण भी एक जिला है। नहीं, पूर्वी चंपारण एक जिला है, मोतिहारी एक जिला नहीं है। तो पूर्वी चंपारण जिला का जो मुख्यालय है ये मोतिहारी है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, मोतिहारी कोई जिला का नाम नहीं है बल्कि ये पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। जिस प्रकार से पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है उसी प्रकार पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट लिखा कि इस प्रतियोगिता में ड्रैगन हिट 1 में भागलपुर की टीम और ड्रैगन हिट 2 में लायंस क्लब मुजफ्फरपुर और ड्रैगन हिट 3 में मोतिहारी नवयुवक पुस्तकालय की टीम विजयी रही। यानी कि 3 हिट जो हुआ, 3 जो चरण हुआ, यहाँ पर पहले चरण में भागलपुर की टीम, दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर की लायंस क्लब की टीम और तीसरे चरण में मोतिहारी नवयुवक पुस्तकालय की टीम मतलब इसमें प्रथम स्थान पर रही। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के किशनगंज जिले में टिश्यू कल्चर लैब का मतलब इस निर्माण किया जा रहा है, इसे स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अनानास उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किशनगंज जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित होगा और इस लैब में गुणात्मक सुधार के साथ रोग रहित अनानास के पौधे तैयार होंगे। इसी को ध्यान रखते हुए इस लैब का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपको याद रखना है। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से वित्त पोषित परियोजना अंतर्गत किशनगंज की अर्राबाड़ी स्थित डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज में यह लैब तैयार किया जा रहा है। तो आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि किशनगंज के डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज में इस लैब को तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर लैब। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया कि जिसमें प्रति वर्ष 10 लाख पौधे तैयार करने की क्षमता होगी और अनानास के फसल तैयार होने में अमूमन 16 से 18 महीने का समय लगता है, किंतु इस परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि नए पौधे से 12 महीने में ही फल तैयार हो जाएगा। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सारी चीज यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार सरकार ने गरुड़ पक्षी को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो हाल ही में बिहार सरकार ने स्थानीय तौर पर गरुड़ के रूप में जाना जाने वाला ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है, ताकि उनके संरक्षण के प्रयासों के तहत उनकी निगरानी किया जा सके। इसी उद्देश्य बिहार सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये निर्णय अभी हाल में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर कहाँ चले गए, यानी कि कहाँ पलायन कर चुके हैं, देश छोड़कर कहाँ पर अपनी शरण ली है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताजिकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके प्रश्न मुझे लगता है यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे ध्यान रखना आपको। यहाँ पर कुछ चीजों को मैंने ऐड किया है, उसे देख लेते हैं। तो हाल ही में अफगानिस्तान पर 20 साल के बाद एक बार फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है, 20 वर्ष के बाद ये पुनः तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट लिखा है, उसने यानी कि लड़ाकू तालिबानियों ने देश के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया, और जिसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं, यानी कि देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है, इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में विभिन्न देशों के राजनयिकों ने भी अपने दूतावास खाली कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कुछ दिन पहले भारत सरकार ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को स्वदेश लौटने को कहा था। जिस प्रकार से यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, उसे ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जो अफगानिस्तान में रह रहे कि नागरिक हैं, उनको भारत वापस लौटने की सलाह दी गई थी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखें, ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें आपको बता भी चुका हूँ। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है, और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी के दोनों निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन पर चर्चा किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के दोनों कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया और इसका मूल्यांकन किया गया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट को ऐड किया है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले वैसे कौन वो व्यक्ति हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री या फिर पहले व्यक्ति हैं। ये आपको यहां से याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसके द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये क्या है इस बारे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, और यहीं पर उनके द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई। ये आपको ध्यान रखना, हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है, इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना और भारत को एक अग्रणी देश के रूप में वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करना इसका उद्देश्य है। यानी कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का जो शुरुआत किया गया है, इसका यही उद्देश्य है कि कि जो दिव्यांग जन है उनको सशक्त बनाना है, और इसके अतिरिक्त भारत को एक अग्रणी देश के रूप में वैश्विक मंच पर यानी कि वैश्विक स्तर पर यह मजबूती प्रदान करना है। ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि हाल ही में भारत की अंडर 19 विश्व कप 2012 विजेता टीम के कप्तान रहे किस क्रिकेटर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्मुक्त चंद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो भारत की अंडर 19 विश्व कप 2012 विजेता टीम के कप्तान रहे उन्मुक्त चंद हाल ही में 28 वर्ष की आयु में भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा कि भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, जो भी भारत में जो क्रिकेट खेले जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर डोमेस्टिक स्तर पर हो, तो सभी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है उन्मुक्त चंद के द्वारा। जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंडर 19 विश्व कप जो 2012 में आयोजित हुआ था, इसमें इन्होंने
ये कप्तानी भूमिका निभाई थी, ये भी बात यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा है, हालांकि अगर किसी दूसरे देश से उन्हें प्रस्ताव आएगा तो वह उस टीम की तरफ से खेलेगा, यानी कि भारत की तरफ से संन्यास लेने के बावजूद भी वे दूसरे टीम की ओर से खेलेंगे, यानी कि दूसरे देश की ओर से जो भी फ्रेंचाइजी वगैरह होते हैं या फिर दूसरे देश का जो राष्ट्रीय टीम होता है तो उस टीम की तरफ से हालांकि ये खेलेंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है उन्मुक्त चंद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविले में 2012 में अंडर 19 विश्व कप फाइनल में उन्मुक्त चंद्र ने ऑस्ट्रेलिया के 226 के लक्ष्य का पीछा करते हुए नवाद 111 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा मैंने कि उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स का भी प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ से आपको ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2012 में जो मैच हुआ था फाइनल मुकाबला, ये किसके साथ हुआ था, कितने रनों का पीछा हो रहा था और इन्होंने कितने रन बनाए थे, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक में नहीं बल्कि नहीं होगा, तो हाल ही में किस बैंक ने भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इंडियन बैंक ने 24 अगस्त से जापान के टोक्यो में शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारों के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब ये हस्ताक्षर क्यों किया गया है इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा अर्थात इंडियन बैंक भारत की पैरालंपिक समिति के साथ अपने साल भर के सहयोग के माध्यम से पैरालंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसी को ध्यान रखते हुए ये समझौता अभी हाल ही में पैरालंपिक समिति के द्वारा इंडियन बैंक के साथ किया गया है। अब यहाँ पे आगे मैंने लिखा कि वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है कि इस वर्ष पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 के बीच टोक्यो जापान में होगा, जबकि टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अन्यथा हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ फाइल को जरूर प्राप्त कीजिए। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया जनवरी से, ये सीरीज से अगर आपको सचमुच का हेल्प मिल रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो सचमुच आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक जानकारी दे दूं कि टोक्यो ओलंपिक से संबंधित, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं इस वीडियो में मैंने सारे के सारे प्रश्न को सम्मिलित किया है। इसका पीडीएफ फाइल आपको एकदम से फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल पे अपलोड है, यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन पे इसका लिंक शो हो रहा है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि आपसे मेरा वादा है कि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में देश के प्रत्येक कोने को आपस में जोड़ने के लिए कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, तो इसका सही उत्तर होगा 75 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का घोषणा किया गया। यहाँ पर एक भी ऑप्शन में 75 नहीं, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के अंदर देश के प्रत्येक कोने को आपस से जोड़ने के लिए 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा भी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला से किया गया। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट लिखा कि यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में किया था, वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली थी, ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच फरवरी 2019 में चली थी, और जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी। तो ये दोनों यहाँ से आप याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, पहले इसका जो नाम था ये ट्रेन 18 था, ये भी ध्यान रखेगा, ट्रेन 18 इसका नाम था, क्योंकि जो इसका मतलब ये जो बनकर तैयार हुआ था 2018 में बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए इसका नाम दिया गया था ट्रेन 18। लेकिन बाद में इसे बदल करके इसका नाम कर दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप इस मतलब कि इस प्रश्न से संबंधित याद रखिए। यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, हाल ही में किसने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा की है। यह घोषणा अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र बनाने के लिए लाल किले से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा की। और यहाँ पे एक प्रण भी लिया गया, यानी कि एक लक्ष्य को निर्धारित किया गया। और यहाँ पे मैंने उसी चीज को लिखा कि वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यानी कि पूरे 100 वर्ष के बाद भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, यह लक्ष्य लिया गया 2047 का, यानी कि कुल 100 वर्षों का। ठीक है, अभी से 100 वर्ष की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, बल्कि आजादी से 100 वर्ष के बाद, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि गांधी मैदान पटना में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकियों में से किस झांकी को पहला स्थान मिला है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आपको डेमो PDF मिलेगा, उसको आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।